हैं, प्रूफ किया जाए। सभी लोग ध्यान देंगे। आज ये लास्ट चल रहा है इस लेसन की हेडिंग। तो ये जो चल रहा था चल कुंडली धारा मापी और ये धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण वाले लेसन में अंतिम हेडिंग है, तो उसको ध्यान से देखना, एग्जाम में आएगा, प्रूफ करेंगे। सूत्र का निगमन है, सवाल भी है इसका। तो ये है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम बताए थे इलेक्ट्रिक वाले में कि वहाँ बताया गया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ध्यान देना, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब ये चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में पहले देखेंगे एंड ऑन पोजीशन, तो ये नंबर 1 ध्यान देंगे, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। एंड ऑन पोजीशन, तो इसमें देखो मान लेंगे, माना कि एक NS चुंबकीय द्विध्रुव है, माना कि NS, माना कि NS एक क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है, NS एक क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई, प्रभावी लंबाई मान लेंगे 2L, और इस चुंबक का एक मध्य बिंदु O मानेंगे। मध्य बिंदु O से इधर जो चुंबक, ये चुंबकीय द्विध्रुव की अर्ध लंबाई होगी L, और इधर आएंगे तो इधर भी L लंबाई होगी। और ये जो देख रहे हैं चुंबकीय सामर्थ्य, ध्यान देंगे चुंबकीय जो ध्रुव सामर्थ्य है, ध्रुव सामर्थ्य को स्मॉल m से मान लेंगे। चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य को क्या करेंगे, स्मॉल n से मानेंगे। स्मॉल m चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य, 2L ये चुंबकीय द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई, और N और S जानते हैं चुंबक का एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, ये पोल है, ध्रुव है। अब मान लेंगे कि यह जो चुंबक है जिसकी ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m है, इसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर अक्षीय स्थिति में, मतलब इस चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा पर ही कोई बिंदु यहाँ P ले रहा है, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का हमें अध्ययन करना है। तो इसमें देखेंगे जो M जो है वहाँ से, मतलब N ध्रुव है, N ध्रुव की सामर्थ्य हम M माने हैं, S ध्रुव की भी सामर्थ्य माने हैं हम। तो N ध्रुव सामर्थ्य मतलब N ध्रुव के कारण, N ध्रुव के कारण तब दूरी इस R में L क्या करेंगे, R+L कर लेंगे। आज जब S ध्रुव से देखेंगे P की दूरी तो यह हो जाएगा R-L।
तो इन दोनों के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। जानते हैं ये साउथ पोल, विशेष ध्यान देंगे, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में प्रवेश करते हुए पुनः नॉर्थ पोल पर क्या होती हैं, आ जाती हैं। तो नॉर्थ पोल से निकलकर, तो नॉर्थ पोल से निकलेंगे मतलब दूर होगा B1, साउथ पोल की ओर होगा तो इधर होगा B2, ध्यान देना। सही है। ये चुंबकीय द्विध्रुव जो देख रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद निष्कोण वक्र बनाती हैं और नॉर्थ पोल से चुंबकीय बल रेखाएं किसमें प्रवेश करते हैं, साउथ पोल में प्रवेश करते हुए पुनः नॉर्थ पोल पर आ जाते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं को बताया गया था, गुण परिभाषा सब बताया गया था, ध्यान दो यहाँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, N चुंबकीय ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, N जो देख रहे हैं, N चुंबकीय ध्रुव, N चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या माना गया है, चुंबकीय क्षेत्र N के कारण माना गया है B1। तो B1 इक्वल्स टू होगा नॉट म्यू अपान 4 पाई इंटू M अपान R प्लस L का ये होगा होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर हुआ B1। ध्यान देना, कहने का मतलब जैसा कि तुम लोगों को बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू क्यू अपान R स्क्वायर बताया गया था, तो बिल्कुल उसी तरह से भी है। इसी प्रकार ध्यान देंगे, इसी प्रकार यस चुंबकीय द्विध्रुव, S चुंबकीय द्विध्रुव, यस चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र तो होगा B2 इक्वल टू नॉट म्यू अपान 4 पाई इंटू M अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि ये R माइनस L का होल स्क्वायर है, तो कौन ज्यादा होगा, M तो दोनों में सेम है, नॉट म्यू अपान 4 पाई भी सेम है, तो दूरी चुंबकीय ध्रुव से जिस बिंदु की दूरी कम होगी उसका ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। तो ये ज़्यादा होगा, ये क्या होगा, कम होगा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को ही घटाएंगे। ध्यान देंगे बिंदु P पर अलग अलग, देखो अलग अलग ध्रुवों के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं देखना है, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण मतलब दोनों ध्रुवों के कारण देखना है। तो बिंदु P पर चुंबकीय द्विध्रुव, बिंदु P पर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होगा जो ज्यादा है तो B2 माइनस ये B1 होगा, या B इक्वल्स टू हुआ B इक्वल टू, देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है M और नॉट म्यू अपान 4 पाई। ये नॉट म्यू अपान 4 पाई इंटू M जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा B2 में 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपान R प्लस L का ये होल स्क्वायर। अब या B इक्वल्स टू हुआ नॉट म्यू अपान 4 पाई इंटू M, और यहाँ ध्यान देंगे इसका हम एलसीएम लेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर और इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ये होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो R माइनस L स्क्वायर से भाग देंगे, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो उसका होल स्क्वायर कर लेंगे, मतलब ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और माइनस चिन्ह है तो इससे कैंसिल होगा, ये चिन्ह जो है ध्यान देंगे माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये ध्यान देंगे माइनस है तो चिन्ह तो माइनस ही होगा लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा,
2RL, तो ये 2RL हुआ, ये -L² से प्लस R² से कैंसिल हो जाएगा, 2RL और 2RL मिलकर 4RL हो जाएगा। तो अब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = हुआ नॉट म्यू अपान 4 इंटू m, और इंटू ध्यान देंगे ऊपर होगा 4RL अपान ये होगा R² - L² का ये होल स्क्वायर होगा। तो चूंकि ध्यान देंगे इसमें ये जो L जो दूरी है R की तुलना में अति सूक्ष्म है, तो चूंकि L इज मच लेस देन R, इसलिए L² को नगण्य मान सकते हैं, तो नगण्य मान सकते हैं। इसको नगण्य मानेंगे तो B = हुआ नॉट म्यू अपान 4 इंटू 2m, और इंटू यहाँ 2L होगा, R तो कैंसिल होगा, इसमें एक घात कैंसिल हो जाएगा, अपान यहाँ R³ लिख दें तो बात आ जाएगी समझ में। देखो R है और यहाँ R² का घातीय 2 है, तो R⁴ हो जाएगा, तो R⁴ से ऊपर R है तो एक घात कट जाएगा, तो ये हुआ। अब m इंटू 2L जो देख रहे हैं, जिसका इसके पहले हम माने थे Q इंटू 2L को P माने थे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो इसमें ध्यान दो चूंकि कैपिटल M = स्मॉल m इंटू 2L चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = नॉट म्यू अपान 4 इंटू 2m अपान R³, इतना होगा न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर। तो देख रहे हैं कि ये चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक हुआ B = नॉट म्यू अपान 4 इंटू 2m अपान R³ न्यूटन पर एम्पीयर मीटर। अब इसके बाद तो देखना निरक्षीय स्थिति में बोथ साइड ऑन पोजीशन होगा, ध्यान देना। निरक्षीय स्थिति विशेष ध्यान देना, निरक्षीय स्थिति दूसरा पॉइंट है निरक्षीय स्थिति। बोथ साइड ऑन पोजीशन, अब ध्यान देंगे सभी लोग, विशेष ध्यान देना। इसके बाद इसमें भी मानेंगे वही माना कि NS एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसका चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m है और प्रभावी लंबाई 2L। तो ये चुंबकीय जो ध्रुव देख रहे हैं, माना कि NS एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसकी ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m और इसकी जो प्रभावकारी जो लंबाई है, प्रभावी जो लंबाई है उसको 2L मानेंगे। तो लंबाई जब 2L मानेंगे तो ये लंबाई जो होगी अर्ध लंबाई L और यहाँ से हाफ लेंगे तो यह भी L होगा। अब निरक्षीय स्थिति में मतलब निरक्षीय स्थिति में यहाँ एक बिंदु P ले रहे हैं जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो एक बार तो S ध्रुव के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और ये दूरी है चुंबक के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर बिंदु P की, और N जो ध्रुव है वहाँ से भी r मीटर r है। तो अब क्या होगा ध्यान देंगे, इसका जो मान होगा r² प्लस मतलब अंडर रूट होगा r² प्लस L² और ये भी होगा अंडर रूट होगा r² प्लस L² होगा। अब इसके कारण तो ध्यान देंगे, अभी देख रहे थे इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो ये चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं किधर से निकलती हैं ध्यान देंगे। तो चुंबकीय बल रेखाएं अभी हम बता रहे थे, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से कि दक्षिणी ध्रुव से, विशेष ध्यान देना। चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं
निष्कोण वक्र बनाती हुई, कहने का मतलब बंद और निष्कोण वक्र बनाती है चुंबकीय बल रेखाएं और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये देख रहा है कि यस के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम मान लेते हैं B1, और ये जो देख रहा है यस, ये एन के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 मान लें, और इन दोनों का परिणामी यहाँ मान लें B। इन दोनों का परिणामी भी यह एंगल थीटा मानेंगे, यह एंगल देख रहे हैं, दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा काट रही है, ये थीटा है तो यह कोण भी थीटा ही होगा। तो इन दोनों को दो घटकों में वियोजित करेंगे, B1 को और B2 को। तो एक तो यह होगा, यह जो देख रहे हैं, तो इससे इस पर लंब डाल लेंगे यह, और यहाँ से इस पर लंब डालेंगे। तो ये घटक जो होगा, जो भी घटक हो, जैसे थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा, तो इसको हम कहेंगे B1 साइन थीटा, और ये जो होगा ये B2 साइन थीटा होगा, ये B2 साइन थीटा। और यहाँ से जब लंब डालेंगे इस पर, तो यह जो घटक होगा ये घटक हो जाएगा B1 कास थीटा, और यहाँ से इस पर जब लंब डालेंगे तो यह भी हो जाएगा B2 कास थीटा। तो हम देख रहे हैं कि B1 कास थीटा और B2 कास थीटा दोनों की दिशा एक है। तो दोनों की जब दिशा एक है इसलिए उसका परिणामी हम जोड़कर बताएंगे। तो ध्यान दें, ये B1 बराबर B2 तो होगा, चुंबकीय क्षेत्र ध्यान देंगे, चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर ये B2 हुआ, और यह बराबर होगा नॉट म्यू अपान 4 पाई इंटू एम अपान अंडर रूट, तो ये होगा r² प्लस l² का ये होल स्क्वायर होगा। ध्यान देंगे दूरी दोनों में सेम है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र दोनों ध्रुव सामर्थ्यों के कारण सेम होगी। तो B1 और B2 को दो घटकों में वियोजित करके कास थीटा वाले घटक को जोड़ लेंगे। ध्यान देंगे B1 व B2 के साइन थीटा वाले घटक परिमाण समान दिशा विपरीत, परिमाण समान दिशा विपरीत होने के कारण, दिशा विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण एक दूसरे को पूर्णतः निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को पूर्णतः निरस्त कर देते हैं, पूर्णतः निरस्त कर देते हैं, तथा कास थीटा वाले घटक, तथा कास थीटा वाले घटक, तथा कास थीटा वाले घटक परस्पर जुड़ जाते हैं, कास थीटा वाले घटक परस्पर जुड़ जाते हैं, परस्पर जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अतः चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, अतः चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होगा B1 cos थीटा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, या इसमें B1 और B2 के परिमाण तो सेम है, एक ही है, B1 जो है वो B2 है, सेम है, दोनों एक ही है, इसलिए B1 और B2 का मान रख के हम कॉमन ले लें। तो कॉमन जब लेंगे तो नॉट म्यू अपान 4 पाई, नॉट म्यू अपान 4 पाई इंटू एम अपान r² प्लस l², अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर है तो, और ये देखो कास थीटा में कास थीटा जोड़ेंगे तो ये 2 कास थीटा हो जाएगा, या B इक्वल्स टू 1 नॉट म्यू अपान 4 पाई इंटू एम अपान r² प्लस l², और ये 2 कास थीटा का मानचित्र से थीटा जानते हैं कि आधार बटा कोण होता है थीटा, तो ये थीटा जो इसके लिए l भुजा आधार होगी और कोण होगा अंडर रूट r² प्लस l²। तो चूंकि कास थीटा इक्वल टू होगा कास थीटा चित्र से,
चूंकि चित्र से cos थीटा क्या होगा, चूंकि चित्र से cos थीटा इक्वल टू आधा रियल बटा कौन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ से मान रखा जाए cos थीटा के जगह पर, तो यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का ये अंडर रूट है, मतलब घात 1/2 हो जाएगा। रूट का मतलब घात 1/2। या चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 0.μ/4 और यहाँ देखो m इंटू 2l है, तो m इंटू 2l के जगह पर कैपिटल M लिखेंगे और यहाँ देखो ये पावर 1 यहाँ पावर 1/2 है, तो पावर 1 और 1/2 लिखेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा। 3/2 जहाँ m इक्वल टू क्या है, जहाँ m इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ B इक्वल्स टू 0.μ/4 इंटू m अपान, ध्यान दो चूंकि L इज मच लेस देन R, तो चूंकि L इज मच लेस देन R इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, L स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, L स्क्वायर को नगण्य मानेंगे तो R स्क्वायर और उसका घात 3/2। तो ये जान रहे हैं कि घात के ऊपर जब घातांक रहते हैं तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये 2 है, गुणे 3/2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। B इक्वल्स टू हुआ 0.μ/4 इंटू m अपान r3, इतना हुआ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम दोनों स्थितियों में बता दिए, एक बताया गया निरक्षीय स्थिति में और एक बताया गया अक्षीय स्थिति में। अब इसके बाद देखो हम जैसा कि लेसन की शुरुआत किए थे तो उस समय बताए थे कि परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आज हम सिद्ध करेंगे, वही लास्ट हेडिंग होगी, अंतिम हेडिंग होगी। तो नाभिक परमाणु के अंदर, परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दिखाना है, तो विशेष ध्यान देना अंतिम हेडिंग पर, इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो। परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, अंतिम हेडिंग। परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण देखो परमाणु का भीतर से अधिकांश भाग खोखला होता है। उस खोखले भाग के अति सूक्ष्म स्थान में परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। और इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं
ये मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, एक जो नाभिक की परिक्रमा कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और ये जो त्रिज्या है इसको हम मान ले रहे हैं r। तो इलेक्ट्रॉन को जानते हैं कि आवेशित कण है। कोई भी आवेशित कण जब गतिमान होता है तो आवेश प्रवाह की समय दर को कहा जाता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा I = होगा E/T, जहाँ E इलेक्ट्रॉन पर आवेश और T पूरा एक चक्कर में लगा क्या होगा समय, जिसे पीरियाडिक टाइम भी कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की धारा क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉन की धारा I हुआ E/T, आवेश प्रवाह की समय दर को कहा जाता है वैद्युत धारा। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन चूंकि नाभिक की परिक्रमा कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास वेग होता है, बहुत ज़्यादा वेग होता है। इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा वेग होता है, प्रकाश की चाल से थोड़ा कम होता है, ज़्यादा कम नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है, बहुत स्पीड से चलता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के वेग को हम मान रहे हैं v, और इसका कुछ मास भी होगा। इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होगा, द्रव्यमान होगा, उसको हम ये मान ले रहे हैं। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन जो एक चक्कर लगाएगा तो दूरी कुछ तय करेगा ही, और उसकी चाल तो देख ही रहे हैं, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन द्वारा पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय, इलेक्ट्रॉन द्वारा पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय, पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल लगा समय कैपिटल T। और ये लगा समय जो कैपिटल T है ये होगा 2πr, दूरी बटा वेग होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर होता है। वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी आ जाता है, और चाल में केवल परिमाण होता है, वो अदिश राशि होती है। अब बताओ, ये T है तो हटाकर हम इसको वहाँ लिख ही सकते हैं, या यह मान रखने पर होगा, यह मान रखने पर I = होगा E/T के जगह पर 2πr I/V ऊपर कर लेंगे, अपान v होगा लेकिन वो ऊपर चला जाएगा, EV/2πr, ये हुआ I। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का जो बताए हैं अभी चुंबकीय आघूर्ण m बराबर होता है I, ये होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M = होगा I, ये होता है, यहाँ n भी होगा, लेकिन n I, ये तो n फेरों की संख्या एक है, मतलब एक ही पूरा चक्कर लगाने में हम देख रहे हैं। तो m = I का मान तो रखेंगे EV/2πr, लेकिन ये जो देख रहा है ये इसका जो क्षेत्रफल होगा πr² होगा। वो जो एक लूप बन रहा है r त्रिज्या का, तो उसका क्षेत्रफल πr², तो ये पाई से पाई कट जाएगा, और ये r जो देख रहे हैं इससे कट जाएगा, घात कट जाएगा। तो m = हुआ EVr/2। समीकरण नंबर इसको हम मान लेते हैं m, यह है इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, समीकरण नंबर 1। लेकिन तुम लोगों को केमिस्ट्री में बताया गया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, परमाणु संरचना में बताया गया होगा कि ये नील्स बोहर की परिकल्पना के अनुसार, जानते हैं परमाणु के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों का मत रहा है, जैसे जे टॉमसन का था सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसके बाद नील्स बोहर का परमाणु मॉडल, उसके बाद भी द ब्रोगली का परमाणु मॉडल, ये सब तुम लोगों को बताया गया होगा। तो देखो, रदरफोर्ड ने कहा था, वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने यह कहा था कि परमाणु जो होता है नाभिक की क्या करता है, परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक की परिक्रमा करेगा तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, और धीरे धीरे जब कम होगी तो उसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या घटेगी, और अंत में वह इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक में गिरेगा तो परमाणु का स्थायित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल
अस्थायित्व, परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। एक चीज़ और, रेखीय स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति की व्याख्या भी नहीं कर सका ये मॉडल। तो इसके बाद जो वैज्ञानिक आए नील्स बोहर, उन्होंने बताया कि परमाणु एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते समय परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में, और उस समय वो न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है न उत्सर्जन करता है। फिर वैज्ञानिकों ने दूसरी परिकल्पना में बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उनका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम mvr जो होता है nh/2π, मतलब h/2π का पूर्ण गुणज हो। मतलब परमाणु का जो ये नील्स बोहर मॉडल रहा, ये mvr का मतलब ध्यान देंगे ये एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, J = mvr होता है, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का मास, v वेग और r त्रिज्या होती है। तो mvr कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। फिर उन वैज्ञानिकों ने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन को किसी कारणवश एनर्जी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर को छोड़कर किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं और वहां मात्र 10⁻⁸ सेकेंड, 10⁸ सेकेंड तक ही ठहरते हैं और तुरंत अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में लौटना प्रारंभ करते हैं। लौटते समय इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जिसका वे अवशोषण किए रहते हैं। तो स्पेक्ट्रम होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम भी होता है और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी होता है। स्पेक्ट्रमी रेखाएं भी होती हैं और उन रेखाओं का जिसे संक्रमण हो रहा है, मान लो n=1 से संक्रमण हो रहा है किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में, तो इन रेखाओं का फोटोग्राफ सर्वप्रथम वैज्ञानिक लाइमन ने किया था। इसलिए उस वैज्ञानिक के नाम पर इस श्रेणी का नाम ही रख दिया गया लाइमन श्रेणी। और इस श्रेणी की सबसे छोटी जो रेखा होगी वो 912 एंगस्ट्रॉम और बड़ी जो रेखाएं होती हैं वो 1216 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ, बहुत छोटा होता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रम की सभी रेखाएं किस भाग में प्राप्त होंगी तो जानते होंगे, जो बैगनी होता है और लाल, उसके बीच तो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, लाल के ऊपर अवरक्त विकिरण होता है, बैगनी के नीचे परावैगनी विकिरण। तो ये जो रेखाएं हैं परावैगनी भाग में प्राप्त होती हैं। इसके बाद n=2 से जब संक्रमण होता है किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में, n बराबर वो क्वांटम संख्या होती है, n=1 2 3, उसको केमिस्ट्री में तुम लोगों को KLMN से बताया गया होगा। तो कहने का मतलब बहुत सारी बात है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उतनी बात हम इस हेडिंग में नहीं बता पाए, इसलिए ध्यान देंगे, बस 1-2 लाइन में देखेंगे। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग J होता है किसके बराबर होता है, तो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का एक कोणीय जो संवेग है उसको J से दिखाया जाता है और J का मान जो होता है mvr होता है, जहां m इलेक्ट्रॉन का मास, v वेलोसिटी और r त्रिज्या, और यह बराबर होगा nh/2π। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें ये J का जो मान है nh/2π होगा, लेकिन इसको इसमें हमें रखना नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है, बस J = ध्यान देंगे इतना। अब इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर हो गया 2। इसमें कैपिटल M चुंबकीय आघूर्ण है और कोणीय संवेग J है, तो J/ यदि M करना चाहें, समीकरण 2/1 कर लें। समीकरण 2/1, समीकरण नंबर 2/1 से जब दिखाएंगे तो देखो ये J/M होगा, कोणीय संवेग J/ चुंबकीय आघूर्ण M = जो कैंसिल होने वाला होगा, J में तो जान रहे हैं कि mvr है और इसमें क्या है evr/2 है, तो क्या होगा vr से vr तो कट जाएगा, यह होगा 2m/e, या m/j करना चाहो तो ये 2m होगा, या m/j = e/2m। देखो E/m को तुम लोगों को विशिष्ट आवेश भी बताया गया होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश
और इलेक्ट्रॉन के मास द्रव्यमान का अनुपात ही होता है विशिष्ट आवेश। और इसमें तुम लोगों को ये समस्थानिक और संभारिक की घटना दिखाई गई होगी, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे समस्थानिक संभारिक। तो ये विशिष्ट आवेश की कहीं बात आएगी तो आवेश बटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटे इलेक्ट्रॉन का मास। ईएफ आयनियम को विशिष्ट आवेश भी कहा जाता है, विशिष्ट आवेश ईएफ आयनियम। तो ये रहा एम और जे में अनुपात E/2m। अब ये लेसन तो समाप्त हो जाता है। सभी लोग इस लेसन के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को हल करेंगे और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है उसको पूछेंगे तो हम बताएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान देना। देखो टाइम क्या हो रहा है, 5 मिनट हुआ।